सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1MUFC योर डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और एडम क्राफ्टन का आर्टिकल पढ़ रहा था मैं रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड रोनाल्डो। बट उससे पहले आज रेनिये की जो इनिशियल हाफ का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो नोटिस और वो सब जो चीज़ें निकल कर आई हैं उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। विक्टर लिंडलॉफ की फैमिली के साथ जो हुआ है कल उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो यार अभी न्यू ईयर से पहले जाओ कैंसेलो के साथ, जाओ कैंसेलो की फैमिली के साथ वो सेम चीज हुई थी कि रॉबरी एंड मगिंग एंड ऑल, एंड नाउ विक्टर लिंडलॉफ हैज फेस द सेम सिचुएशन। क्लब ने कंफर्म कर दिया है कि भाई लिंडलॉफ की फैमिली को कोई हार्म नहीं पहुंची है, बट वो जिस सिचुएशन को उन्होंने फेस किया है उसकी वजह से विक्टर लिंडलॉफ विल मिस द गेम अगेंस्ट वेस्ट हैम। एंड रेनिक ने भी ये चीज कंफर्म कर दी है। सबसे पहले तो यार मतलब ये वक्त ऐसा होता है ना जब आपको समझ में नहीं आता कि आप कैसे रिएक्ट करो। आप टीम के लिए खेलने जा रहे हो और आपकी फैमिली अनसेफ है। सोचो कितना ज्यादा साइकोलॉजिकली आप परेशान रहते हो, है ना कहीं आपके दिमाग में वो चीजें चलती रहती हैं। तो मतलब क्या क्या बोल सकते हैं यार, जस्ट बेस्ट विशेस फॉर विक्टर लिंडलॉफ कि भाई जल्दी सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए एंड एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग जो कि रेल्फ रेनिये की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस की गई थी, वो थी जेडन सैंचो की अवेलेबिलिटी फॉर द नेक्स्ट गेम। तो सबसे पहले तो यार जेडन सैंचो ने जो अपना गेम मिस किया था ब्रेंटफर्ड के अगेंस्ट, उसके पीछे रीजन ये था कि उसकी एक आंट जो कि बहुत ही क्लोज आंट थी वो एक्सपायर कर गई थी और वो उसको उनकी फ्यूनरल में जाना था। अभी तक जेडन सैंचो हैजंट रिटर्न्ड बैक टू द ट्रेनिंग, एंड रेल्फ ने ये बोला है कि कल मतलब आज जब होगा देखा जाएगा, एसेस की जाएगी सिचुएशन कि क्या सैंचो अवेलेबल रह पाएगा कल के मैच के लिए या नहीं। बट 90% चांस यही है कि सैंचो विल नॉट बी इंक्लूडेड इन मतलब टुमारोज गेम अगेंस्ट वेस्ट हैम का प्रीव्यू जो है वो मैं कल सुबह अपलोड करूंगा। तो उस वो आप तब देखिएगा डिटेल में कि क्या मैच रिलेटेड बातें हैं, कौन टीम सिलेक्शन में रहेगा कौन नहीं रहेगा, मेरी रेटेड 11 क्या है क्या नहीं है। उसके साथ ही साथ जेजे लिंगार्ड की भी न्यूज आई है कि जेजे लिंगार्ड के लिए, जैसे कल मैं लाइव सेशन पर डिस्कस कर रहा था कि न्यू कासल आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू गेट जेजे लिंगार्ड ऑन बोर्ड, एंड दे आर इवन कन्विंस्ड कि भाई वो उसको परचेज भी कर सकते हैं बाय स्पेंडिंग 12 मिलियन। अब यूनाइटेड से ज्यादा ये चीज डिपेंड करती है जेजे लिंगार्ड के ऊपर कि लिंगार्ड क्या एक ऐसे क्लब में रुकना चाहता है जहां उसको गेम टाइम नहीं मिल रहा है और वो इस वजह से अपनी जो वर्ल्ड कप स्क्वाड में कंटेंशन है उसको भी खतरे में डाल रहा है, या फिर वो एक चैलेंज एक्सेप्ट करेगा कि मैं न्यूकासल में जाकर न्यूकासल को रेलीगेशन से बचा सकता हूं, आई कैन बी देयर सेवियर। जैसे कि मैं लास्ट सीजन वेस्ट हैम के लिए उभरता सितारा बना था, एक मसीहा बनकर निकल कर आया था, क्या मैं वो न्यूकासल के लिए बन सकता हूं? क्योंकि इस वक्त पर न्यूकासल साइनिंग्स कर रही है और उन्हें रेइंफोर्समेंट की जरूरत है, क्योंकि वो दो तीन प्लेयर्स के बलबूते पर नहीं सरवाइव कर सकते, उन्हें क्वालिटी अपफ्रंट चाहिए ही चाहिए, बिकॉज दे आर अनेबल टू स्कोर गोल्स। एंड मेरे हिसाब से तो लिंगार्ड को और यूनाइटेड को इस अपॉर्चुनिटी पे पाउंस करना चाहिए, एंड लिंगार्ड को पर्सनली खुद से अप्रोच करना चाहिए क्लब को कि भाई मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं यहाँ पर रहकर अपना वक्त और अपने पीक ईयर्स खराब कर रहा हूँ। कौन प्लेयर यार इन देयर राइट सेंसेस जो क्लब छोड़ के जाना चाहेगा? फिर तो यही वाली बात हो गई कि आपको जो वेजेस मिल रहे हैं आप उससे सेटिस्फाइड हो और इसीलिए आप पुश नहीं करना चाहते मूव के लिए। बट न्यूकासल कैन अफोर्ड योर वेजेस। न्यूकासल एक ऐसा क्लब बन चुका है जहां वो आपको आगे बढ़कर पैसा खुद से ऑफर करेगा। मेरे हिसाब से तो जो प्रोजेक्ट न्यूकासल पे डेवलप हो रहा है उसमें जेजे लिंगार्ड कुड बी वन ऑफ द की प्लेयर जो कि इस साल न्यूकासल को थोड़ा सा रेलेवेंट बना सकता है, न्यूकासल को उस दलदल से बाहर निकालने में हेल्प कर सकता है। तो डेफिनेटली अगर मैं होता लिंगार्ड की जगह तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से लेता और भाई मैं कहता क्लब से कि यूज दिस अपॉर्चुनिटी, गेट योर 12 मिलियन एंड लेट मी गो। अब जो हमने एस्टन विला के अगेंस्ट गेम खेला था, ठीक है ना, उसमें हम लेटर हाफ ऑफ दी मैच में आफ्टर 70-75 मिनट्स बैक थ्री चले गए थे। बट मुझे नहीं लगा था कि हम बैक थ्री में टोटल कंट्रोल में थे, और हमने क्या चूतिया गोल कंसीड किया था अगेंस्ट एस्टन विला, वो लॉन्ग थ्रो इन से। एंड रेल्फ ने ये चीज बोली कि जो चीज हम नहीं कर पाए थे, सॉरी ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट हम चले गए थे, सॉरी बैक थ्री, विला के अगेंस्ट तो हमने अपनी गांड मरवा ली थी, ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट हम बैक थ्री चले गए थे, विला के अगेंस्ट भी जाने का सेम प्लान था और हम इवेंचुअली जाकर हमने जो हगा था वो सबको दिख रहा था।
बट ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट भी हम टोटल कंट्रोल में नहीं दिखे थे, हमने ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट भी लॉन्ग थ्रो इन से गोल कंसीड किया। एंड इफ इट वाजंट फॉर डेहिया हम वो गेम भी हार सकते थे, हम वो गेम भी 3-3 करवा सकते थे, क्योंकि हम एक ऐसी टीम है, ठीक है ना। अब क्योंकि लूक शॉ इज स्टिल इंजर्ड एंड एरन वन-बिसाका इज इल, तो क्लियर कर दिया है रैल्फ ने कि भाई कल भी हमें डेलो और टेलेस की पार्टनरशिप ही दिखेगी। एंड इन माय ओपिनियन डेलो के बारे में जब पूछा गया और टेलिस के बारे में जब पूछा गया तो राल्फ का ये कहना था कि ही इज नॉट अ डिफेंसिव फुल बैक, और बहुत सारी टीम्स ऐसी हैं जिनमें डिफेंसिव फुल बैक्स नहीं है। मैं एग्री करता हूँ। आप लिवरपूल को देखो तो एलेक्स, अगर मैं अलेक्जेंडर की बात करूं, आर्नल्ड की, तो ही इज नॉट अ डिफेंसिव फुल बैक, ही इज एन ऑफेंसिव फुल बैक, बट वो क्वालिटी अलग है भाई। लुक एट द नंबर ऑफ चांसेस दैट आर्नल्ड क्रिएट्स, डेलो डजंट। डेलो की क्रॉसिंग भी काफी ज्यादा एवरेज है। हाँ, बिसाका के कंपैरिजन में बहुत सही है, बट मैं उसको रीस जेम्स और ट्रेंट आर्नल्ड के लेवल पे नहीं रख सकता, ना मैं उनसे कंपेयर करूंगा। वो गलती अगर मैं करूंगा तो मुझसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। वैसे भी लोग तो कहते हैं ये चूतिया, उससे क्या फर्क पड़ता है। बट हाँ, मैं ये गलती करके खुद को साबित नहीं करना चाहता कि मैं आई एम अ सर्टिफाइड चूतिया। अब उसके अलावा टेलेस के साथ भी सेम प्रॉब्लम है कि टेलेस का 1v1 सिचुएशन में जो डिफेंसिव वर्क रेट है वो काफी ज्यादा पुअर है, बट ऑफेंसिवली ही इज मच बेटर देन डिएगो डेलो एंड लूक शॉ से तो काफी बेटर है। बट टेलेस को काफी अपॉर्चुनिटी मिली थी ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट क्रॉसेस डालने की और पिन पॉइंट क्रॉसेस डालने की। कॉर्नर्स पर हम इतने ज्यादा खराब हैं कि हम अपना फर्स्ट मैन क्लियर नहीं कर पाते। 113 कॉर्नर्स हम ले चुके हैं अभी तक प्रीमियर लीग में, ठीक है ना, और हमने एक गोल स्कोर नहीं किया है कॉर्नर से। तो दिस शोज कि हाउ पुअर वी आर थ्रू सेट पीसेस। और इसके अलावा अब जो मेन मुद्दा था वीडियो का, उस पर आ जाते हैं। एडम क्राफ्टन ने जो आर्टिकल लिखा है कि रोनाल्डो की कहानी जो यूनाइटेड के साथ चली आ रही है, वो उस तरह की कहानी नहीं है जैसा सबने सोचा था जब रोनाल्डो आया था, कि ये इन प्रिटेंडर्स को कंटेंडर्स बना देगा और इवेंचुअली चैंपियंस बना देगा। बट गुरु, ऐसा है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, एक अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता। और यही हाल है रोनाल्डो के केस में कि जब सोल्शायर के अंडर रोनाल्डो आया तो 9 गेम के अंदर सोल्शायर को बाहर का रास्ता देखना पड़ा, क्योंकि द टीम वाज नॉट परफॉर्मिंग। सोल्शायर के अंडर हमने 9 गेम्स में 13 गोल स्कोर किए, बट हमने 19 कंसीड भी किए, ये हम नहीं भूल सकते। एंड उन 19 गोल में हमने 4 गोल लेस्टर पे खाए, 5 गोल हमने लिवरपूल पे खाए, 2 गोल हमने यू नो सिटी के अगेंस्ट खाए, और हमने 4 गोल वॉटफोर्ड के अगेंस्ट खाए। इस तरह की परफॉर्मेंस थी हमारी। हम वेस्ट हैम के अगेंस्ट भी बॉटल कर ही देते अगर इफ इट वाजंट फॉर डिहेया, उसने जो पेनल्टी सेव की। तो मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूं कि रोनाल्डो के आने से हम एकदम से बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेल सकते थे या हम एकदम से चैंपियन बन सकते थे। ड्रेसिंग रूम का जो ड्रामा चल रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा है किसी क्लब में, बट क्योंकि अब रोनाल्डो आ चुका है, तो वो जो चीजें बाकी क्लब्स में होती हैं और जो यूनाइटेड में हो रही हैं, वो मैग्नीफाई हो जाती हैं। और वैसे भी यूनाइटेड के बारे में तो सबको पता है कि अगर आपको न्यूज़ बेचनी है तो यूनाइटेड का नाम लिख दो प्रिंट मीडिया में और आप अपना कंटेंट बेच लोगे। अब इस पर सोने पे सुहागा ये होगा कि आपको रोनाल्डो जैसा आदमी मिल गया, जिसकी सोशल मीडिया की रीच इतनी ज्यादा है कि वो अगर अपने पोस्ट में किसी प्लेयर को टैग कर देता है तो उनकी सोशल मीडिया की जो ग्रोथ है वो एकदम से बढ़ जाती है। अभी आप देखो कि कलेक्टिवली भी अगर मैं बात करूं रोनाल्डो के कंपैरिजन में, हमारे जो फ्रिंज प्लेयर्स हैं उनकी टोटल सोशल मीडिया फॉलोइंग भी रोनाल्डो के बराबर नहीं है। या फिर मैं प्लेइंग 11 की बात कर लेता हूं तो वो भी रोनाल्डो के बराबर नहीं है। इस कदर का लेवल है रोनाल्डो का। तो आप समझ सकते हो कि अगर आप रोनाल्डो को क्रिटिसाइज करोगे, इतना बड़ा फैन बेस जो उसके पीछे है उसका, वहां से आप अपने न्यूज पोर्टल पे रीच जनरेट करोगे। और ये तो मैं भी करता हूं भाई, इसमें शर्म वाली बात क्या है। मैं रोनाल्डो का थंबनेल यूज करता हूं, लोग देखने आते हैं। मैं रोनाल्डो के बारे में बात करता हूं, लोग देखने आते हैं। ये बहुत ही अच्छा सोशल मीडिया ट्रिक है। आप रोनाल्डो के बारे में बात करोगे, आपको रीच मिलेगी, एंड इसमें कोई बुराई नहीं है। बट ये चीजें जब नेगेटिवली होती है ना, क्लब को हैम्पर करते हैं, रोनाल्डो के कैरेक्टर को तार तार करने की जो कोशिश की जाती है बार बार प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, ये इससे मैं परेशान आ चुका हूं। अब रोनाल्डो के इस इंटरव्यू को इतना बारीकी से तार तार किया गया है कि वहां वो इस प्लेयर को टारगेट कर रहा था, वहां वो उस प्लेयर को टारगेट कर रहा था। भाई, इन प्लेयर को टारगेट करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। इन प्लेयर्स को खुद में रियलाइज करना चाहिए कि ये किस क्लब के लिए खेल रहे हैं, ठीक है ना। इस बंदे ने अपने करियर में सब कुछ जीता है, और इसने सब कुछ लड़कर जीता है और मेहनत करके जीता है। आज की जनरेशन वो चीज करने को तैयार नहीं है, ठीक है ना। इन लोगों को ये जो क्लब का क्रेस्ट है इसकी वैल्यू नहीं पता है।
ये क्लब कैसे खड़ा हुआ है इसकी भी वैल्यू नहीं पता है। अब रोनाल्डो जैसा बंदा जो कि 37 का है, अब उस दिन रोनाल्डो सब्स्टिट्यूट हुआ, भाई कोई नंबर 9 सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहता अगर उसने गोल स्कोर नहीं किया है। और अगर उसने गोल स्कोर कर दिया है तो वो चाहता है कि उस मैच में वो और गोल स्कोर करे। ये चीजें मैग्नीफाई होके कब आती हैं, जब ये चीजें या तो रोनाल्डो करते हैं या मेसी करते हैं या फिर ब्रूनो कर देता है या कोई और प्लेयर जो कि अब सेंटर फिगर है उस टीम का। ठीक है ना। यही अगर चीज आंद्रस परेरा करे या यही अगर चीज जेजे लिंगार्ड करे, इतना हुआ नहीं मचेगा। बट बिकॉज ही इज रोनाल्डो, यू कैन गेट एज मेनी क्लिक्स एज यू वांट। इफ यू आर प्रिंटिंग दिस न्यूज तो आप उसको हाईलाइट कर दो। भाई बेसिक सी बात थी, रोनाल्डो ने स्कोर नहीं किया था, हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे थे, रोनाल्डो स्कोर कर सकता था। तो उसको वो चीज समझ में नहीं आया कि वाई मी, जब हम और गोल स्कोर कर सकते हैं तो मैनेजर मुझे क्यों टेक आउट निकाल रहा है उस पे प्लेइंग 11 से, फील्ड पे से। देखो इसमें थोड़ा सा रोनाल्डो को भी समझना चाहिए कि आप 37 के हो और आप अभी एक बैक इंजरी से आ रहे हो, तो वहां पर जो डिसीजन लिया गया था राल्फ की तरफ से वो बहुत सही था। बट वो हम जिस इंटेंट के साथ हमने वो सब्स्टिट्यूशन किए वो बहुत गलत था। आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे वो मुझे समझ में नहीं आया। और दूसरी चीज ये है कि रोनाल्डो के बारे में ड्रेसिंग रूम बटा हुआ है, ऐसी न्यूज पोस्ट की एडम क्राफ्टन ने कि आधे लोगों को ये लगता है कि रोनाल्डो इज टू एग्रेसिव और वो चीजों को अपने तरीके से करवाना चाहता है। नहीं भाई, कोई अगर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है आपकी टीम में तो वो उसका अल्टीमेट एम यही रहता है कि टीम कुछ जीतनी चाहिए एट द एंड ऑफ द सीजन। रोनाल्डो यहाँ छुट्टियां मनाने नहीं आया था, रोनाल्डो यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि वो क्लब से प्यार करता है। रोनाल्डो के उस इस क्लब में वापस आने के दो रीजन थे। एक तो उसको पता था कि अगर उसको इस एज पर कहीं उस लेवल का इज्जत और प्यार मिलेगी तो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड है, क्योंकि ही इज आर बॉय, ही इज आर लेजेंड। दूसरी चीज, अगर वो इस क्लब के साथ कुछ अचीव कर जाता है इस सीजन, तो लोगों का जो क्वेश्चन मार्क रेज हो रहा था ना कि रोनाल्डो ने यूवेंटस के साथ ऐसा कर दिया, उनको बीच मझधार में छोड़ के चला आया क्योंकि वो अच्छा नहीं कर रहे थे, ये एक मोटिवेशन था रोनाल्डो के लिए। लोगों को चीजें ये समझ में नहीं आती। देखो, लोगों को क्रिटिसाइज करना आता है सिर्फ, चाहे आप मेसी को क्रिटिसाइज कर लो कि भाई उसने इस सीजन लीग में सिर्फ एक गोल मारा है, और दूसरी तरफ आप रोनाल्डो को क्रिटिसाइज कर रहे हो कि वो सिर्फ गोल स्कोर कर रहा है और टीम की जो स्पिरिट है, टीम का जो बॉन्ड है, टीम का जो स्टाइल ऑफ प्ले है उसको हैम्पर कर रहा है। चीजों को समझने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप चीजों को उन तरीके से समझो जैसी चीजें हो रही हैं, या फिर आप चीजों को अपने नजरिए से समझो कि आपका अगर कोई पर्टिकुलर एजेंडा है किसी प्लेयर के अगेंस्ट या किसी टीम के अगेंस्ट, तो आप उसको वैसे ट्रीट कर रहे हो। रोनाल्डो और मेसी के केस में होता क्या है कि या तो एक्सट्रीम पॉजिटिव वाले बंदे मिलते हैं या एक्सट्रीम नेगेटिव वाले बंदे मिलते हैं। वो कॉमन ग्राउंड पे कोई मीट नहीं करना चाहता जहां कोई लॉजिकल बातें करने का सोचे या उनको लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करे। जो भी आज एडम क्राफ्टन ने लिखा है उसमें कुछ बातें सही हैं, मेजॉरिटी बातें सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि सोलशायर, सब लोगों का ये कहना था कि सोलशायर को नहीं चाहिए था रोनाल्डो, सोलशायर की साइनिंग नहीं थी। बट एडम क्राफ्टन ने जो आर्टिकल लिखा उसमें उसने साफ साफ ये भी बोला है कि सोलशायर तो एक साल पहले ही पुश कर रहा था कि रोनाल्डो काश आ जाए इस टीम में, क्योंकि टीम को रोनाल्डो जैसे प्लेयर की जरूरत थी। ठीक है ना। और वही सोलशायर के जाने का रीजन बताया गया बाद में कि रोनाल्डो के अराइवल से सोलशायर चला गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई कि एक मैनेजर जो खुद में चाहता था कि वो प्लेयर आए क्लब में, ठीक है ना, और उसके आने के बाद वो चला जाए क्लब से क्योंकि वो आ गया इसलिए उसकी टीम का बैलेंस बिगड़ गया। नहीं भाई, वो गया इसलिए क्योंकि ये टीम तब भी परफॉर्म नहीं कर रही थी और ये टीम अब भी परफॉर्म नहीं कर रही है, क्योंकि इस टीम में जो प्लेयर्स हैं वो इतने एम्बिशियस नहीं है कि वो कुछ रियलिस्टिकली सीजन के एंड में जीतना चाहते हैं, वो कोई ट्रॉफी उठाना चाहते हैं। और यही एक रीजन है कि यूनाइटेड क्यों इतने साल से स्ट्रगल कर रही है। इसका रीजन, इसका आप जो भांडा है वो एक प्लेयर के माथे नहीं मर सकते। दिस इज अ दिस इज अ टीम स्पोर्ट, और ये कलेक्टिव एफर्ट पे आप चीजें निकाल कर लेकर आते हो सामने, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। क्योंकि अगर मैं इस सीजन की बात करूं तो यूनाइटेड अगर यूसीएल में आगे क्वालिफाई की तो इट इज बिकॉज ऑफ रोनाल्डो। यूनाइटेड अगर अभी भी कंटेंशन में है टॉप 4 के तो इट इज बिकॉज ऑफ 3 प्लेयर्स कि भाई ब्रूनो, रोनाल्डो एंड डेविड डिहेया। तो कैसे ब्लेम करोगे यार। अगर आपको न्यूज बेचनी है तो ऑब्वियस सी बात है, नाम पकड़ लो रोनाल्डो को, डिंडोरा पीटो और लोग आएंगे देखने। और अगर आप सच में एक यू नो मतलब आप क्या कह सकते हैं, आप अगर लॉजिकल बातें करना चाहते हो, अगर आप साइंस भरी बातें करना चाहते हो, तो आपको चीजें वैसी दिखानी पड़ेंगी जैसी हो रही हैं। डोंट ट्राई टू पोर्ट्रे रोनाल्डो एज द विलन एवरी टाइम यू वांट टू गेन अटेंशन।
कभी कभी आप वो भी अच्छी बातें करके, जो पॉजिटिव बातें, जो एक्चुअल बातें, वो करके भी अटेंशन ले सकते हो। बट कौन देखने आएगा रोनाल्डो के पॉजिटिव चीजें क्या हो रही है रोनाल्डो के आने से? सबको तो यही देखना है कि रोनाल्डो से, क्योंकि देखो, मेजोरिटी लोग कौन देखने आते हैं? जो कि क्लब के सपोर्टर्स नहीं होते, जो क्लब के हेटर होते हैं या फिर जो राइवल फैंस होते हैं, वो पढ़ने आते हैं कि कैसे मैं इन पॉइंट्स को यूज करके क्लब को और उस पर्टिकुलर प्लेयर को डिफेम कर पाऊं। और हमें पता है कि डिफेम करने के लिए कौन फैंस आते हैं ये चीजें पढ़ने? जो कि रोनाल्डो से नफरत करते हैं, जो कि इस क्लब को नीचा दिखाना चाहते हैं। तो मैं सरप्राइज नहीं हूं कि प्रिंट मीडिया में ऐसी बातें बार बार पोस्ट हो रही हैं, हर हफ्ते पोस्ट हो रही हैं, बल्कि हर तीसरे दिन पोस्ट हो रही हैं, और ये चीजें पोस्ट होती रहेंगी। बट आपको, जो यूनाइटेड फैंस हैं और जो फुटबॉल फैंस हैं, उनको मेरा एक ही मैसेज है कि डोंट रीड एवरीथिंग एंड डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू see on social media and that you read on the news portals, because आधी बातें कभी कभी सच नहीं होती। एंड अभी इस टाइम पर जिस हिसाब का जर्नलिज्म आ चुका है स्पोर्ट्स में, और स्पेशली टुवर्ड्स यूनाइटेड और स्पेशली टुवर्ड्स मेसी रोनाल्डो, आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजें देखने मिलेंगी और कुछ भी नहीं।